आज हम बात करेंगे कि कैसे एक लर्निंग दूसरी लर्निंग को अफेक्ट करती है, या फिर यूँ कहूँ कि हम एक लर्निंग के साथ दूसरी लर्निंग कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे भी क्लियर नहीं है कि मैं आज क्या बोलने वाला हूँ, बट दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर माई इम्प्रूवमेंट ऑफ माई थॉट्स, कि मैं अपने वर्ड्स को अच्छे तरीके से हमारे थॉट से अलाइन करके एक स्ट्रक्चर बना के उसकी प्रेजेंटेशन बनाकर अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमें अपने थॉट्स, जो भी हमारे दिमाग में जो थॉट्स चल रहे हैं, उसे हमें अपने आवाज़ के ज़रिए, हमारे वर्ड्स के थ्रू उसको दूसरे के सामने एक्सप्लेन करना है, वो भी सिंपल लैंग्वेज के अंदर। मैंने कई बार देखा है कि और रियलाइज़ किया है कि जो लोग, जिनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, जिनके पास ज़्यादा नॉलेज होती है, वो क्यों ज़्यादा इंटेलिजेंस होते हैं और क्यों जल्दी वो चीज़ों को सीख पाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऐसा बंदा है जिसके पास इतनी इंटेलिजेंस नहीं है। बिकॉज इसके पास इतनी इंटेलिजेंस नहीं है क्योंकि उसको स्टडी करना, उसको लर्निंग करना पसंद नहीं है। इसकी वजह से उसकी इन्फॉर्मेशन की नॉलेज कम है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो कि ज़्यादा नॉलेजेबल है, उसको ज़्यादा अच्छा से पता है हर किसी चीज़ के बारे में, हर एक फील्ड के बारे में। तो वो, तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा इंसान, इन दोनों में से कौन सा इंसान है जो चीज़ों को आसानी से और फास्ट सीख पाएगा? तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा इंसान सीख पाएगा? बस तो बेसिकली ये इंसान है जो, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, वो चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएगा और अच्छे से फास्ट तरीके से लर्न कर पाएगा। और इसका रीज़न बिकॉज, और इसका रीज़न ये है, और तुम्हें इसका रीज़न पता है क्या है? बिकॉज ऑफ नॉलेज। बिकॉज मैंने भी रियलाइज़ किया है, जब भी मैं स्टडी करता हूँ तो कई बार ऐसी चीज़ें, नई चीज़ों के अंदर कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हमारी पिछली लर्निंग से कनेक्शन बनाती है, और वो कनेक्शन हमें हेल्प करता है उस नई चीज़ को या फिर नई इन्फॉर्मेशन को स्टडी करने के लिए और उसको अच्छे से समझने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मेरे कुछ दिनों पहले एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मैंने कई सारी चीज़ें पढ़नी पड़ी बेसिकली। वैसे तो मैं नहीं पढ़ता, फॉर बेसिकली मेरी फार्मेसी का एग्ज़ाम था, सो आई विल लर्न ऑल दोज ड्रग्स। और उसमें एक ऐसे टाइप का ड्रग था जिसके बारे में मैंने पहले कभी सुना ही नहीं था। सुना तो था लेकिन इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। विच आर चिलेटर्स। चिलेटर्स आर बेसिकली एक ऐसे टाइप की ड्रग्स होती हैं जो कि पॉइजनिंग के अंदर यूज़ की जाती हैं, यानी कि ऐसे इंसानों के अंदर यूज़ की जाती है जिन्हें किसी टाइप का पॉइजन खा लिया हो। पॉइजन इन द फॉर्म ऑफ मेटलिक फॉर्म। अभी मेटलिक पॉइजन क्या है? मेटलिक पॉइजन बेसिकली एक ऐसा टाइप का पॉइजन होता है जो मेटल खाने की वजह से आ जाता है। अभी मेटल कैसे हो सकती हैं? ऐसा नहीं है कि तुम्हें आयरन रोड खा ले तो वो पॉइजनस हो जाएगी, बट ये पॉइजनिंग मेटल्स वे मेटल्स होती हैं, जैसे कि लेड्स हो गई, मर्करी हो गई। अगर वो उसे इनकल्फ कर जाता है तो इन दिस कंडीशन वी गिव देम चिलेटर्स, और चिलेटर्स वर्क करते हैं। उसके उससे पहले मुझे बस इतना सा पता था, उससे पहले मुझे सिर्फ इतना सा पता था कि चिलेटर्स हैं, जो चिलेटर्स उस मेटेलिक आयन का बाइंड करेंगे एंड देन वो एक्सक्रिएट आउट कर देंगे हमारी बॉडी से थ्रू यूरिन। मुझे बस इतना सा पता था चिलेटर्स के बारे में, राइट। बट अब कल मैंने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर देखा। बेसिकली उसका नाम था कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब कि बैलेंस क्रिएट करना, किसी भी चीज़ को स्टेबल बनाना। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे चिलेटर्स के अंदर एक कनेक्शन बनाता है, वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली चिलेटर्स कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं जो बेसिकली, देखो हमारे पास कोई भी मेटल होती है तो उसके हम अगर जूम करके देखते हैं, बेसिकली हम अगर उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे तो उसके अंदर हमारे एटम्स मिलेंगे। एंड उसके पास एक सेंट्रल एटम होता है, बेसिकली जो उसके बीच का एटम है वो थोड़ा सा अनस्टेबल होता है किसी भी मेटल का। तो उसे स्टेबल करने के लिए वो बाकी सारे सराउंडिंग एटम्स को अपने ओर आकर्षित करता है, या फिर यूँ कहूँ कि अपनी ओर जोड़ लेता है, अपनी एक टीम बना लेता है और ख़ुद को स्टेबल करता है। लिंगेंस लिंग लिंगडिन्स
उन सराउंडिंग मेटल्स को हम लिंक्डइन्स बोलते हैं बेसिकली, और जो बीच वाला एटम है, बीच वाला सेंट्रल एटम है, हम उसको सेंट्रल एटम बोल सकते हैं। और ये सब बनाता है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इस सेंट्रल एटम को जोड़कर और वो बाकी सराउंडिंग एटम्स को जोड़कर हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो कि उस सेंट्रल मेटल को स्टेबलाइज करने में मदद करता है। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ किया जाता है मेडिटेशंस में अभी मैंने एग्जांपल दिया था चिलेटर्स का, कि चिलेटर्स के अंदर क्या होता है बेसिकली, हमारे शरीर के अंदर अगर बाई चांस कोई भी मेटलिक आयन पॉइजनिंग कंडीशन हो जाती है तो हम उसको चिलेटर्स देते हैं। चिलेटर्स वर्क ऐसे करता है कि वो उस सेंट्रल एटम, जो उस मेटल के सेंट्रल एटम है, और जो चिलेटर्स जो दवाई है वो उससे बाइंड कर जाता है, उसको स्टेबल कर देता है। बेसिकली अगर थोड़ा सा डिटेल में जाऊं, अगर तुम्हें समझ में आ जाए, तो जो मेटल होती है वो नॉन डिजोल्वेबल होती है, यानी कि वो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकती, इसीलिए वो हमारे पेट के अंदर पड़ी रहती है या फिर हमारे शरीर के अंदर ही पड़ी रहती है बेसिकली, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हमें उस मेटल को हमारे बॉडी से बाहर निकालना होता है उस चिलेटर्स के थ्रू। जो चिलेटर्स होते हैं वो हमारे सेंट्रल एटम को अटैच कर लाते हैं, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाता है और वो वाटर सोल्यूबल हो जाता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ये है कि वो किसी भी मेटल को डिजोल्वेबल कर देता है, यानी कि उसको वाटर में मिक्स होने की एबिलिटी दे देता है। अब क्यों देता है एबिलिटी ये? ताकि जो चिलेटर्स हैं, ताकि जो पॉइजनिंग है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाए थ्रू यूरिन, बिकॉज यूरिन इज ऑल्सो वाटर, तो वो वाटर के साथ हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। दैट्स हाउ चिलेटर वर्क्स। दूसरी इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी यूज़ किया जाता है इसका। ऐसे दूसरी भी कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स थ्योरी, या फिर यूँ कहूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंसेप्ट का यूज़ किया जाता है। जैसे कि पहले हमें पढ़ा था कि मेडिसिन में हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है हमारा क्लीनर्स में, यानी कि जो साफ़ सफाई होती है उसके अंदर भी सेम वर्क करता है, कि वो हमारे जो भी डर्ट पार्टिकल्स हैं वो भी एक टाइप के आयंस होते हैं, उनके बाइंड करके वो उनको वाटर सोल्यूबल बना देता है, जिसकी वजह से वो वाटर से साफ़ हो जाते हैं। दैट्स हाउ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वर्क, कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड वर्क। सो मैंने ये देखा कि एक लर्निंग हमारी दूसरी लर्निंग को कैसे अफेक्ट करती है, या फिर यूँ कहूँ कि हमें अगर पहले से ही किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है, चाहे वो नॉलेज कम ही क्यों ना हो, वो हमें हेल्प करती है आगे वाली लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, और जो आगे वाली लर्निंग है उसको फास्ट और थोड़े से इफ़ेक्टिव तरीके से लर्न करने में हमारी हेल्प करती है। देखो, जब मैं छोटा था, यानी कि जब मैं 9th 5th 6th क्लास में था, तो आई वॉज लर्निंग नथिंग, आई वॉज जस्ट स्क्रैमिंग ऑल द थिंग्स। मैं जो भी चीज़ें पढ़ता था, बेसिकली पढ़ना नहीं कहते उसको, हम बस उसको रीडिंग कह सकते हैं, कि हम बस उसको चीज़ को पढ़ रहे हैं और उसको अपनी मेमोरी में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैम। बट व्हेन आई स्टार्ट रियलाइजिंग कि ऐसे काम नहीं चल सकता है, या फिर मैंने थोड़ा सा कंटेंट देखना चालू किया कि कैसे लर्निंग वर्क करती है और कैसे हमारी मेमोरी भी वर्क करती है, उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा लर्निंग को अंडरस्टैंड करना चालू कर दिया, लाइक चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चालू कर दिया। जब तुम किसी चीज़ को अंडरस्टैंडिंग के ऊपर रखते हो, योर लाइफ बिकम्स मोर बैलेंस्ड, और तुम्हें थोड़ा सा तुम्हारी थिंकिंग भी जागने लगती है, राइट? तुम्हारी थिंकिंग भी जागने लगती है उस चीज़ के प्रति, या फिर कहूँ कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है किसी भी चीज़ को लेकर, तुम्हारा नज़रिया चेंज हो जाता है किसी भी चीज़ को लेकर। बट जब तुम इस साइकिल के अंदर घुसते हो, तुम्हें मज़ा आता है, बेसिकली तुम्हें मज़ा आता है कि तुम
इम्प्रूव कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, तुम नई नई चीज़ों को जान रहे हो, तुम नई नई चीज़ों को सीख रहे हो। बट एक ऐसा टाइम आता है जिसके अंदर हमारा वो साइकिल है जो ब्रेक हो जाता है, और हम पहले वाले ही स्टेट में आ जाते हैं, जो विच इज़ रियली अनप्रोडक्टिव, विच इज़ रियली लेजीनेस एंड वेरी लिथार्जिक। तो हमें उसको साइकिल को तोड़ना होगा और उस नई साइकिल को अपनाना होगा, राइट। ये दूसरा टॉपिक है बेसिकली, आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। देखो लाइफ में मैंने, और लाइफ मैंने देखी कहाँ है अभी तक। बट मैंने पढ़ाई के चलते नहीं, बट मैंने यू नो हर एक टाइम के चलते नहीं, हर एक देखो हर किसी के लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट उसूल होते हैं कि वो अपनी लाइफ को इस टॉपिक या फिर इस थॉट के जरिए वो जीता है, उसके थॉट के जरिए ही जीता है वो अपने आप को। मेरे भी थे, लाइक फॉर एग्जांपल पिछले कुछ सालों में मैं मानता था कि जो एक टॉपिक है वो फोकस, अगर तुम ज़्यादा फोकस्ड होगे तो तुम सारी चीज़ अच्छे से कर पाओगे, एंड विच इज़ ऑल्सो ट्रू। बट मैं देन आई रियलाइज कि फोकस से कुछ नहीं होता अनटिल यू गेट दैट फोकस, कि तुम उस फोकस को पा कैसे सकते हो। देन आई वॉज डूइंग ऑल्सो सम ऑफ द रिसर्च एंड डूइंग वट ओवर, I also try some of the study technique which I really like some of the times, and one of those is Pomodoro, which is my favorite, because Pomodoro is basically, you always heard about Pomodoro technique, I know you know। बेसिकली पोमोडोरो के टेक्निक के अंदर होता ये है कि तुम एक सेट ऑफ टाइम के अंदर स्टडी करते हो विदाउट डिस्ट्रैक्शन, एंड बाद में मुझे ये पता चला कि विच इज़ नॉट दैट मच आई कैन से दैट मच इफेक्टिव। लाइक तुम अगर स्टार्ट कर रहे हो इट इज़ ओके, बट यू आर लॉन्ग, इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर लॉन्गर टाइम, फॉर एग्जाम्पल if you are applying this technique for a longer period of time, it will just decrease your focus level. I don't explain how it is distorted your focus, but दूसरी चीज़ की बात करते हैं हम, फ्लो स्टेट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीथिंग। मुझे लगता है कि यूनिवर्स की हर एक चीज़ इस फ्लो स्टेट के ऊपर वर्क करती है, चाहे वो कुछ भी हो। फॉर एग्जांपल अगर तुम सुबह उठते हो तो तुम्हें आलस आता है, तुम उठना नहीं चाहते, राइट। बट एकदम एक बार तुम उठ जाते हो, तुम अपना वर्क को काम करने लगते हो, तो तुम्हें सोने का मन नहीं करता, बिकॉज तुम अब उस स्टेट में आ चुके हो, एक एक्टिव स्टेट में आ चुके हो, और उस पुरानी स्टेट को तुम अब नहीं जाना चाहते, राइट। बेसिकली हमारे यूनिवर्स का एक ऐसा लॉ है, या फिर यूँ कहूँ कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो चीज़ जिस स्टेट में है वो उस स्टेट में ही रहना चाहती है। अगर हम उस चीज़ को, स्टेट को चेंज कर देते हैं तो उस चेंज में ही अडेप्ट कर लेगी, राइट। ऐसे ही वर्क करती है हमारी फ्लो स्टेट। अब हम ऐसे इसके लर्निंग में कैसे अब हम इस अपनी तो अब हम इस फ्लो स्टेट को हम अपनी लर्निंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बेसिकली फ्लो स्टेट, कई बार तुमने ये सुना नहीं होगा, फील किया होगा कि तुम पढ़ना चाहते हो बट तुम नहीं पढ़ पाते बिकॉज यू प्रोक्रास्टिनेट। तुम सोचते हो कि मैं कल पढ़ूंगा, थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा, फिर नहीं पढ़ूंगा, राइट। और वो प्रोक्रेस्टिनेशन तुम्हारी चेंज हो जाती है एक हैबिट में कि तुम्हें पढ़ना ही नहीं है। बट हियर इज़ द सॉल्यूशन, हियर इज़ द 2 मिनट रूल कम्स। जब भी तुम्हें पढ़ाई करने का मन ना हो, सो फॉलो दिस 2 स्टेप्स, फॉलो दिस 1 स्टेप बेसिकली, कि तुम्हें सिर्फ 2 मिनट तक किताब को खोले रखना है, तुम्हें अपना इंटरेस्ट को जगाना है। मेरे भी कई बार ऐसा होता है कि देखो मैं कई बार मूवी देखता हूँ, राइट। मैंने पहले तो मैं अपनी मूवी को सिलेक्ट किया कि मैं ये मूवी देखूँगा, बट मैं जब उसको 5 मिनट तक देख लेता हूँ, 2 मिनट तक देख लेता हूँ, सो इट वॉज़ वेरी बोरिंग।
मुझे लगता है कि ये फिल्म काफ़ी बोरिंग होने वाली है, इसलिए मैं कई बार उसको छोड़ देता था, राइट। बट आफ्टर नोइंग अबाउट दिस फ्लो स्टेट, मैं उसको 80-20 रूल अप्लाई करता हूँ कि उसका 20% देखता हूँ। यानी कि अगर वो मूवी 2 घंटे की या फिर 1 घंटे की है तो मैं उसको 20 मिनट तक देखूँगा, चाहे मेरा इंटरेस्ट आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। और 20 मिनट के बाद अगर वो मूवी अच्छी होगी, तो बेसिकली सारी मूवी अच्छी ही होती हैं, सो डेफिनेटली आई विल वॉच दैट फुल मूवी। मैंने कई बार रियलाइज़ भी किया गया है बेसिकली, और कल ही मैंने ऐसा किया था। लाइक शुरू में मुझे वो मूवी इतनी खास नहीं लगी, इतना इंटरेस्ट नहीं जागा, बट जब मैं देखता गया तो एक सेंस ऑफ इंटरेस्ट जागता गया और मैंने वो मूवी पूरी देख ली। ऐसा ही हमारे स्टडी के वक्त होता है कि हमारा मूड नहीं होता, बिकॉज हम उस स्टेट में नहीं होते कि हम किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। बट जब हम उसको थोड़ा थोड़ा करने लगते हैं तो हमारा इंटरेस्ट ग्रेजुअली जागने लगता है, राइट, ग्रेजुअली जागने लगता है। और ये इंटरेस्ट का ग्राफ ऐसे नहीं जाता ग्रेजुअली, ये जाता है ऐसे ग्रेजुअली। तो इस टाइम लेवल को हमें मास्टर करना है, या फिर यूँ कहूँ कि सिर्फ इस टाइम को हमें कैसे ना कैसे करके काटना है, अगर हमारा इंटरेस्ट है भी या फिर नहीं भी। बिकॉज अगर हम इस टाइम को काट लेते हैं एक बार, इस टाइम तक वो किसी भी चीज़ को काम कर लेते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट बेसिकली ऑटोमेटिकली जाग जाता है और हमें आसानी होती है कि उस चीज़ को आगे परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूँ कि मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन अब काफ़ी बड़ी वीडियो बन चुकी है शायद। मैंने बस मोबाइल को स्टार्ट किया, कुछ देर मैंने बकवास की, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाना था अपना कि मैं बोल पाऊँ। एंड दैट्स हाउ ऑल द थिंग्स वर्क्स। मैं इस यूनिवर्स को बेसिकली फ्लो स्टेट मानता हूँ, और मेरा अब प्रिंसिपल है कि हर एक यूनिवर्स की हर एक चीज़ फ्लो स्टेट के ऊपर वर्क करती है। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप मैंने अपने थॉट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा थ्रू वर्ड्स। समटाइम्स इट्स नॉट, बट ऑल इज इट, सब कुछ यही था।